हेलो एंड वेलकम। अपने इस सत्र में हम लोग अनुभव 4 जो अभी आपका संपन्न हुआ है उसके इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्नों को देखेंगे। इस पेपर में इतिहास और कला संस्कृति से कुल 15 प्रश्न थे। अपने इस सत्र में हम इन्हीं 15 प्रश्नों को क्रमवार रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए यहां कुछ संवाद दिए गए हैं वैदिक साहित्य से संबंधित और उससे संबद्ध उपनिषदों की चर्चा की गई है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहला है यम नचिकेता संवाद और इससे संबद्ध उपनिषद है कठोपनिषद। दूसरा है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, इससे संबंधित उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। और तीसरा है सत्यकाम जाबाल कथा, इससे संबंधित उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। देखो ऐसे सवाल आपको पेपर में देख सकते हैं। अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करो तो वहां आपको इस तरह के सवाल दिखते हैं। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक साहित्य का जो वैदिक साहित्य के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसमें आपको वेद, चारों वेद हो गए, ब्राह्मण साहित्य हो गए, अरण्यक हो गए और उपनिषद जिसको कि वेदांत कहते हैं। उपनिषद में कई सारी कथाओं का विवरण मिलता है और वो काफी ज्ञानवर्धक कथाएं रही हैं। धर्म के संदर्भ में, दर्शन के संदर्भ में ये कथाएं भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हीं के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है कि ये कथा किस उपनिषद से संबंधित है। तो पहला जो आपको कथा है यम नचिकेता संवाद, इसमें जीवन मृत्यु इस संदर्भ में काफी डिटेल में संवाद है और काफी प्रसिद्ध है। ये कठोपनिषद से है, तो बिल्कुल सही बात है, ये यम नचिकेता संवाद जो है ये कठोपनिषद से ही है। दूसरा जो गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है यह बृहदारण्यक उपनिषद से है, यह भी सही है। और तीसरा जो सत्यकाम जाबाल कथा है यह छंदोग्य उपनिषद से है, यह भी सही है। ये जो सत्यकाम जाबाल की कथा है इसके बारे में भी आपने सुन रखा होगा कि सत्यकाम एक बालक रहता है और महर्षि गौतम के पास वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है, उसकी माता का नाम जाबाल रहता है। ये एक साहित्य और अलग अलग तरीके से इन्हें कैसे ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्राप्ति होती है उसके संदर्भ में ये चीजें हैं। तो आपको बस नाम पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। और थोड़ी बहुत कभी अगर बहुत टफ सवाल पूछा गया तो थोड़ा बहुत इसका रेफरेंस, इस कथाओं के का जो मूल विषय वस्तु है उससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप जो कथाओं के मूल विषय वस्तु हैं थोड़ा बहुत उसके संदर्भ में भी आप जानकारी रखेंगे। यहाँ पे ये तीनों सही मैचिंग है, तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो ये जो है यम नचिकेता संवाद जो है कठोपनिषद से संबंधित है। दूसरा आपको छंदोग्य उपनिषद से सत्यकाम जाबाल की कथा है। और तीसरा आप देखोगे बृहदारण्यक उपनिषद में, इसमें जो 3 बहुत प्रसिद्ध कथाओं की चर्चा मिलती है उसमें एक तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, अगला जो है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है और अगला जो है जनक याज्ञवल्क्य संवाद है। ठीक है, तो ये तीनों जो है बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। आप इन तीनों के नाम ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है। इसमें आपको दिया गया है कि सवाल पूछा गया है कि किस प्राचीन भारतीय राजवंश में राजकुमारों का नाम प्रायः उनकी माताओं के नाम पर रखा जाता था। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इसको कई बार जो है मातृनामा भी कह दिया जाता है कि जो राजकुमार रहे और आगे चलकर वो शासक बने उनका नाम कैसे व्युत्पन्न रहा, उनके नाम में उनकी माताओं के नाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, सातवाहन से आपने कई सारे सातवाहन शासकों के संदर्भ में सुना होगा। जैसे सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक के रूप में गौतमी पुत्र सातकर्णी की चर्चा मिलती है। तो इसमें जो गौतमी है ये जो शासक रहे हैं सातकर्णी, उनकी माता का नाम है। इसी प्रकार आपने वशिष्ठी पुत्र पुलुमयी का नाम सुना होगा। ऐसे और भी कई सातवाहन शासकों के नाम मिलते हैं जिनके नाम की शुरुआत उनके माताओं के नाम से होती है। ठीक है, कई बार इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सातवाहन जो राजवंश था ये मातृ प्रधान था। मातृ प्रधान नहीं था, रहेगा एक तरह से पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान ही, क्योंकि शासक कोई भी महिला शासिका नहीं बनेगी, शासक हमेशा पुरुष ही बनेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से महिलाओं की स्थिति बेहतर रहेगी। ये चीज है, इसको इसी संदर्भ में ये शब्द प्रयोग होता है मातृनामा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सातवाहन के संदर्भ में कुछ और तथ्य भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है।
मौर्योत्तर काल में अगर हम राजवंशों की बात करें तो मौर्योत्तर काल में हमें दो प्रकार के राजवंश दिखेंगे। एक दिखेगा मौर्योत्तर काल में कुछ बाह्य आक्रमण हुए, जिसमें आपको चार बाह्य जो राजवंश रहेंगे बाहरी आक्रमणकारी रहेंगे, जिनका आगे चलकर भारतीयकरण हो जाएगा और उनके द्वारा राजवंशों की स्थापना की जाएगी, जिसमें आपने इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने शक, कुषाण के बारे में और पहलव के बारे में पढ़ा होगा। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। जो भारतीय राजवंश, एक तो हो गया विदेशी राजवंश, उसमें इन चारों के नाम रखेंगे। जो भारतीय राजवंश रहेंगे मौर्योत्तर काल में, उसमें सबसे प्रमुख नाम सातवाहनों का होगा। ठीक है, कई बार इसको किताबों में आंध्र सातवाहन भी कह दिया जाता है। जो दक्कन का क्षेत्र रहेगा उसमें मौर्योत्तर काल में काफी प्रभावी रहेंगे ये, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। आपसे पूछा गया है इसमें कि चार स्थलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में कौन से स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित ओडिशा के हीरा त्रिकोण डायमंड ट्रायंगल के हिस्से रहे हैं। ऑप्शन है आपका रत्नगिरी, धौली, ललितगिरी, उदयगिरी। पूछा गया है कि कौन सा डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा है। देखो उड़ीसा में ना बौद्ध धर्म, सबसे पहले तो आपको एक चीज यही ध्यान में रखना है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल जो है वह किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। तो यही ध्यान रखना है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहला तथ्य। तो यही जो प्रश्न ही जो पूछा गया है। दूसरा कि इस जो डायमंड ट्रायंगल है इसमें कौन कौन से भाग शामिल है। तो ये जो ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी है ये संबंधित है डायमंड ट्रायंगल से, धौली नहीं है। ठीक है, उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नगिरी संबंधित है। तो विकल्प जो है हमारा 1, 3, 4, विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो, ये जो है उड़ीसा के जो डायमंड ट्रायंगल है बौद्ध धर्म से संबंधित, उसके बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, उड़ीसा में ही एक गोल्डन ट्रायंगल भी है। जो गोल्डन ट्रायंगल है उसका संबंध हिंदू धर्म से है और जो डायमंड ट्रायंगल है उसका संबंध आपको बौद्ध धर्म से है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। यह आपको जो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह रहा है उससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है 1946 के शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहां 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है इसकी शुरुआत भारत में कैबिनेट मिशन के आगमन के बाद हुई थी। देखो ये वाला कथन गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के संदर्भ में, इसकी शुरुआत जो है कैबिनेट मिशन के आगमन के बाद हुई थी। देखो अगर हम तथ्यात्मक रूप से बात करें तो जो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की बात की जाती है इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946। यहां पे आपको तिथि ध्यान में रखना है। थोड़ा सा याद करो, हमने पहले भी कई बार बात किया है, कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कुछ पीरियड है जहां आपको घटनाओं का कालक्रम एकदम एब्सोल्यूट तरीके से ध्यान में रखना है। जैसे आप 1905 के आसपास की, जब आपको बंगाल का विभाजन होता है और उसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चालू होता है, तो उसके बारे में वहां जो घटनाएं हैं उसका कालक्रम की कौन सी घटना किस तारीख को हुई, थोड़ा एब्सोल्यूट पूछा जा सकता है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार 1919 से 1921 जो खिलाफत मूवमेंट और उसके बाद असहयोग आंदोलन रहेगा, उस टाइम की जो घटनाएं हैं उसको भी आपको एकदम से तारीख के साथ थोड़ा याद रखना है, उसके क्रोनोलॉजी पे सवाल पूछा जा सकता है। फिर आगे चलकर जो 1930-31 जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के काल की घटनाएं रही हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर गोलमेज सम्मेलन तक के काल की जो घटनाएं रही है उसको थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा। सिमिलरली 1940 से 42 के बीच की जो घटनाएं रही हैं उसको भी आप क्रोनोलॉजी में ध्यान रखिएगा, और 1945-46 की जो घटनाएं रही है उसको भी आप एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी में ध्यान रखिएगा। कई बार सवाल पूछा गया, खुद ये जो रॉयल इंडियन नेवी वाला विद्रोह रहा है, जो शाही नौसेना का विद्रोह रहा है, इस पर यूपीएससी ने पूर्व के वर्षों में संभवतः वर्ष 2017 में एक सवाल पूछ रखा है क्रोनोलॉजी में। हालांकि वो आसान सवाल था, वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट की चर्चा है, वहां पे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा है, वहां पे आपको रॉयल इंडियन नेवी की जो शाही नौसेना का विद्रोह रहा है इसकी चर्चा रही है, और इसे क्रोनोलॉजी में सजाना है। कई बार आपको क्लोज ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे है।
अगर हम रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की बात करें तो ये 18 फरवरी 1946 को बंबई से, आज का मुंबई उस समय के बंबई से शुरू हुआ था और हिम्स तलवार से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, आप ये जो शिप रहा था, जो जहाज रहा था, उसका भी नाम आप ध्यान में रखिएगा कि हिम्स तलवार से ये शुरुआत हुआ था। एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है ये। ठीक है, 18 फेब 1947 को ये शुरुआत हुआ था। इसके बाद इसको कई बार एक बार यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में पूछा कि जो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह रहा, जो शाही नौसेना का विद्रोह रहा, यह भारत में भारत में ब्रिटिश सत्ता की ताबूत की अंतिम कील साबित हुई। ठीक है, टिप्पणी करना था, मतलब कि इस घटना के बाद लगभग यह तय हो गया कि अब अंग्रेजों को जाना है। अंग्रेजों ने भी लगभग यह स्वीकार कर लिया कि अब वो भारत में नहीं टिक सकते हैं। ठीक है, और इसके ठीक बाद, ये फरवरी की घटना है, और इसके ठीक बाद मार्च 1946 में संविधान सभा के गठन, और मार्च 1946 में संविधान सभा के गठन तथा सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन, सत्ता हस्तांतरण पर वार्ता के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था भारत। ठीक है, तो इसके बाद की घटना है। देखो, एक तो आप एकदम से एब्सोल्यूट तथ्य के रूप में चीजों को ध्यान रख सकते हो, पहली बात। दूसरा, आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हो कॉन्सेप्ट के तौर पे, हमने डिस्कस किया है पहले भी कि भाई आप इसको इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हो कि प्रत्यक्ष 1945-46 में प्रत्यक्ष टकराव की 3 घटनाएं हुई। ठीक है, इसको अक्सर किताबों में प्रत्यक्ष टकराव की 3 घटनाओं के रूप में संबोधित किया जाता है, जिसमें आपने सुना होगा लाल किला मुकदमा, जो आपको आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला था। 2 मुकदमा, एक नवंबर में चला था, नवंबर 1945 में, दूसरा 7 फरवरी 1946। उसके बाद 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह हुआ। इन घटनाओं ने लगभग यह तय कर दिया, अंग्रेजों ने भी अब स्वीकार कर लिया कि अब भाई भारत में नहीं टिका जा सकता, अब भारत में वो नहीं रह सकते, और इसी के लिए उन्होंने सत्ता हस्तांतरण और संविधान सभा के विकास पे वार्ता के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा मार्च 1946 में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा देखो, इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भोजन की खराब गुणवत्ता और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव के विरोध में हुई थी। बिल्कुल सही बात। देखो, भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था, काम की पुअर वर्क कंडीशन रहते थे, खाने की गुणवत्ता खराब रहती थी, ये सब कॉमन परेशानी रही थी। इन्हीं परेशानियों से ये जो नौसेना विद्रोह का जो मूल कारण रहा था, यही परेशानियां रही थी, काम की खराब स्थिति, खाने की खराब स्थिति और नस्लीय भेदभाव। इस टाइम में एक अधिकारी रहेंगे आर्थर फ्रेडरिक किंग, इनको कमांडर नियुक्त किया जाएगा जो ये HMIS तलवार है उसका। ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, आर्थर फ्रेडरिक किंग, इसको हिम्स तलवार का जो है कमांडर नियुक्त किया जाएगा, और यह एक विरोध का प्रमुख कारण बनेगा। किस चीज का? जो सिपाही रहेंगे इस शिप पे, इस जहाज पे, तलवार पे, उनके द्वारा विरोध का एक सर्व प्रमुख कारण यही बनेगा। ठीक है, तत्कालिक रूप से। तो इससे, क्योंकि ये बहुत ही नस्लीय, ये जो कमांडर नियुक्त किया गया था आर्थर फ्रेडरिक किंग को, ये नस्लीय भेदभाव के लिए काफी कुख्यात रहा था, तो ये एक बड़ा कारण और एक प्रमुख कारण बनेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है विद्रोहियों ने अपने जहाजों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए थे। ये भी बिल्कुल सही है। देखो, इसका ये जो शाही नौसेना का विद्रोह रहा था, इसका एक महत्वपूर्ण फीचर ये है कि इसका समर्थन ना तो मुस्लिम लीग ने किया था और ना ही कांग्रेस ने किया था। इसके कारण काफी आलोचना की जाती है मुस्लिम लीग की भी और कांग्रेस की भी। कहा जाता है कि इस टाइम लगभग तय हो गया था कि अब सत्ता हस्तांतरण होना है, पावर मिलेगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस को, तो इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा सेना में अनुशासन के कारण इसका समर्थन नहीं किया गया था। खुद गांधी जी ने जो शाही नौसैनिक विद्रोह रहा है इसका विरोध किया है, क्योंकि उनका भी मानना था कि सेना में डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन के विरुद्ध का कृत्य है। ठीक है, इसके कारण इसका
एक तरह से समझ लो कि विरोध करेंगे। लेकिन ये सैनिक जो हैं अपने आप को कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से और कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ कर देखेंगे। बस यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो रहेगी उनके द्वारा समर्थन दिया जाएगा इस नौसैनिक विद्रोह को, क्योंकि वो सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में बिलीफ नहीं करेंगे, वो चाहेंगे शक्ति से पावर गेन करना। तो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थन किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस और लीग द्वारा समर्थन नहीं किया जाएगा। कभी भी आपको इस प्रकार से भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और बात ध्यान रखिएगा कि इस विद्रोह में, हालांकि ये सभी नौसैनिक ही थे, नेवी के सिपाही थे, लेकिन इनमें भी सांप्रदायिक विभाजन रहा था। जो मुस्लिम सिपाही थे वो लीग के पास जाते हैं अपने प्रति जो भी उनको सुझाव लेना है उसके लिए, जो हिंदू सिपाही रहते हैं वो कांग्रेस के पास जाते हैं, और कुछ सिपाही, बहुत थोड़े सिपाही, वो जो हैं आपको कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाते हैं। ठीक है, आगे चलकर जनता का काफी विरोध हुआ था इसमें, बंबई की सड़कों पर आम जनता ने काफी विरोध किया था, इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा और यह आश्वासन दिया गया कि जो ये नौसैनिक सिपाही हैं इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। ये बंबई में शुरू हुआ, बंबई के हिम्स तलवार से शुरू हुआ, और आगे चलकर यह जो है कई कम से कम 78 जो जहाज हैं उस पर फैल गया, और 20,000 से अधिक सैनिक जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है, तो इस चीज को, ये सांप्रदायिक विभाजन वाला, कांग्रेस और लीग द्वारा समर्थन नहीं दिए जाने का और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थन दिए जाने का, इस तथ्य को भी ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है। देखो, इसमें कह रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट जो है ये एकदम सही है। देखो, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन जो है ये जुलाई 1905 में, स्पेसिफिकली आपको तारीख भी ध्यान रहनी चाहिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसके विरोध में जो भारतीय राष्ट्रवादी रहे हैं उनके द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किया गया। बहिष्कार किस चीज का? ब्रिटिश संस्थाओं का, ब्रिटिश वस्तुओं का। ब्रिटिश संस्थाओं में ब्रिटिश जो संस्थान है, स्कूल कॉलेज हैं, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। और उसी के संबंध में क्या होगा कि अगर आप बहिष्कार करोगे तो आप कुछ तो विकल्प में दोगे, तो स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहुत सारा डेवलपमेंट इस समय दिखेगा। इसी समय में आपको रंगपुर नेशनल स्कूल का 1906 में, बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का, और 1906 में ही जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होगी। ठीक है, 1906 में ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होगी, और इसके प्रथम प्रधानाचार्य जो हैं वो आपको अरविंद घोष बनेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट सही है। आगे चलकर आप देखोगे 1921 में जब असहयोग आंदोलन हो रहा होगा तो इसी बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस भी बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्थापित जो है इसी काल में हुआ था, और इसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने थे। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के इसी चरण के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। नहीं, ये गलत है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो है 1921 में हुई। अगेन, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो असहयोग आंदोलन के दौरान भी स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम को बढ़ाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम को बढ़ाया गया तो इस समय भी कई स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं का डेवलपमेंट होगा, जिसमें काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी स्थापना इसी काल में होगी, 1921 में होगी, ना कि बंगाल विभाजन में 1905 के समय होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, राष्ट्रवादी आंदोलन में जन भागीदारी जुटाने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव आयोजित किए गए थे। ये स्टेटमेंट सही है। देखो, इस तीसरे स्टेटमेंट को लेके कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है। आपने पढ़ा होगा कि जो गणपति उत्सव है और शिवाजी उत्सव है, गणपति उत्सव
1893 के आसपास, 1893 में हुआ, आगे चलकर 1894-95 में यह लोकप्रिय हुआ। शुरुआत 1893 में होती है। उसी तरह शिवाजी उत्सव जो है 1895 में शुरुआत होता है इसका, ठीक है, 1895 में शुरुआत होता है। जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, बंबई और पुणे के क्षेत्र में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इसको शुरू करते हैं ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जाए, जागृत किया जाए, लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध करने के लिए ये उत्सव, एक तरह से उनमें आत्मविश्वास का संचार करने और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए ये उत्सव प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? यहां तक चीजों को ध्यान में रखना है। आगे क्या होगा कि इसके बाद ये जो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव है, शुरुआत तो 1893 में ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि शुरुआत हो रहा है। यहाँ क्या है? आयोजित किया जा रहा है। शुरुआत अगर होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। आपको कंफ्यूजन इसी कारण में भी हो सकता है, इस सवाल में हुआ हो कि आयोजित किया गया या शुरुआत किया गया। आयोजित किया गया है। जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ, इसके 3 सर्व प्रमुख नेता रहे थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक प्रमुख नेता रहे थे। बंगाल से बाहर इसको फैलाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो बंगाल से बाहर पुणे और बंबई के क्षेत्र में लोगों को मोबिलाइज करने में इस आंदोलन के प्रति इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव जो है इसको एक तरह से बड़े पैमाने पे इस काल में आयोजित किया। क्लियर है? तो ये पहला और तीसरा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का घटक तत्व नहीं था? विकल्प है दुर्ग, जनपद, धर्म और मित्र। देखो सही, आपको सप्तांग सिद्धांत आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा और आपको ध्यान होना चाहिए कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। कौटिल्य ने राज्य के संदर्भ में, राज्य की मजबूती के लिए सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, 7 तत्व बताए हैं, 7 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं राज्य के संदर्भ में। इसमें आप देखोगे तो दुर्ग है, जनपद है और मित्र है, जो एलाइड आपके सहयोगी हैं, उसके संदर्भ में ये मित्र शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म की कहीं भी सप्तांग सिद्धांत में चर्चा नहीं है। धर्म को राज्य के अनिवार्य तत्व के रूप में नहीं देखा गया है। ये स्लाइड देखो, ये वाला जो स्लाइड है यही कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करता है। इसमें ये 7 तत्व बताए गए हैं, सप्तांग के एलिमेंट। स्वामी, लीडर यानी कि जो नेता होगा, राजा होगा, उसके संदर्भ में बात की गई है। दुर्ग यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मित्र जो सहयोगी होंगे। दंड मिलिट्री जो शासन होगा, ठीक है, जो शासन के लिए जो सेना होगी, ठीक है। कोष ट्रेजरी यानी कि धन, ठीक है। जनपद जो नागरिक होंगे उसके संदर्भ में, और अमात्य जो मंत्री परिषद होगी उसकी चर्चा की गई। तो ये 7 तत्व राज्य के लिए अनिवार्य बताए गए हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में, ठीक है। तो ध्यान में रखना, कभी भी ये एज इट इज पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। अगेन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है सी राजगोपालचारी ने, ये सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूरे भारत में आयोजित विभिन्न नमक सत्याग्रह यात्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है आपको 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा के माध्यम से, ठीक है। दांडी यात्रा, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा के लिए निकलते हैं 12 मार्च को, और वहां नमक कानून को तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की विधिवत शुरुआत करते हैं। क्लियर है? इतना सबको पता होगा। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि इस दौरान गांधी जी की दांडी मार्च के बाद अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार की सांकेतिक यात्राएं की गई थी। उसी यात्रा सत्याग्रह के संदर्भ में यह सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में
तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक सत्याग्रह यात्रा का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही बात, बहुत ही फेमस यात्रा रहा था चक्रवर्ती राजगोपालचारी राजा जी द्वारा। कहां से? तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा, ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में। दूसरा देखो, के केलप्पन ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पय्यानूर तक इस सत्याग्रह यात्रा का नेतृत्व किया। यह भी बिल्कुल सही है। जो केरल का क्षेत्र है उस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध नेता रहे थे के केलप्पन। कई बार इनको केरल गांधी के रूप में भी जाना जाता है। आगे एक प्रमुख गांधीवादी नेता रहे थे और आगे चलकर केरल में जो बहुत सारे मंदिर प्रवेश आंदोलन रहा उससे भी ये जुड़े रहे। बहुत महत्वपूर्ण गांधीवादी नेता माने जाते हैं ये। के केलप्पन द्वारा इसी काल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की गई थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है धरसाना नमक कारखाना पर अहिंसक छापा। इसको धरसाना रेड भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू द्वारा किया गया था। साथ में इसमें इमाम साहब और मनीलाल गांधी भी शामिल थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो, जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद ये धरसाना पर एक तरह से धरसाना कारखाने पर रेड किया जाता है। और यह एक और कारणों से धरसाना रेड बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पुलिस द्वारा बड़ा अत्याचार किया गया था सत्याग्रहियों पर। 1000 से अधिक सत्याग्रही थे जिन पर बहुत निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया था। एक अमेरिकी पत्रकार हैं वेब मिलर। कई बार सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। एक अमेरिकी पत्रकार हैं वेब मिलर द्वारा जो है इस समय इस घटना का काफी एकदम आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया गया है। और इसके कारण पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो है इसकी काफी अंग्रेजों की काफी आलोचना हुई थी। इस कारण भी धरसाना रेड प्रमुख रहा है, बहुत चर्चा में रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक और सवाल आपसे बन सकता है इसी के साथ साथ, ये जो 3 प्रमुख यात्राएं सत्याग्रह रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह के समर्थन में, तो इसमें ये तीनों सत्याग्रहों के बारे में क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो वो भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो दांडी यात्रा है इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई। ये जो राजगोपालचारी राजा जी की यात्रा रही है ये आपको शुरुआत होता है अप्रैल, ये होता है 28 अप्रैल के आसपास, ठीक है, 28 अप्रैल 1930 को। ये जो केरल गांधी के कलप्पन की यात्रा रहती है ये भी अप्रैल में ही होता है, 21 अप्रैल 1930। आप मोटा मोटा ये समय ध्यान रखिएगा। और जो ये धरसाना रेड है ये आपको मई 1930 की घटना है, ठीक है। तो कभी क्रोनोलॉजी में अगर पूछ ले, इसमें से मान लो दांडी यात्रा दे दिया, धरसाना रेड दे दिया, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम यात्रा दे दिया, तो आपको क्रोनोलॉजी भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ क्षेत्र के आधार पर भी सवाल पूछा जा सकता है, आप क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा। जो आपको तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा है तमिलनाडु से संबंधित है। जो पय्यानूर वाली यात्रा है कालीकट से पय्यानूर वाली, ये केरल में है। और जो धरसाना है ये गुजरात से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उसको वैसे भी ध्यान में रखिएगा। बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 61। ये अगेन आपको अजंता की गुफाओं से संबंधित है। इसमें अजंता की गुफा के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट देखो, यह सह्याद्री श्रेणी में स्थित शैलकृत गुफाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। अजंता की गुफाएं जो है ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी में है और शैलकृत गुफाएं हैं। वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में सह्याद्री पर्वत श्रेणी में ये बना हुआ है। और इसको अगर हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, पहले इसका नाम था औरंगाबाद, अभी नाम बदलकर इसका संभाजी नगर किया गया है। कुछ साल पहले इसका नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया। ये भी लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, संभाजी नगर में। अजंता और एक और गुफा है यहीं पे, एलोरा की गुफा, वो भी आपको इसी में, अजंता और एलोरा में ज्यादा डिस्टेंस नहीं, हार्डली 7 किलोमीटर की दूरी पे अजंता और एलोरा स्थित है। दोनों एक दूसरे से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। जहां अजंता की गुफाएं, दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान दोनों परंपराओं से संबद्ध है। बिल्कुल सही बात है। देखो,
अजंता की गुफाओं की बात करें, जो दो गुफाएं मैंने आपको बताया, दोनों संभाजी नगर में है, अजंता और एलोरा। अजंता की गुफाएं मुख्यतः और मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, एकदम तथ्य के रूप में ध्यान में रखिएगा। मुख्यतः मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं, जबकि एलोरा की गुफाएं अधिक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति, अधिक मतलब धार्मिक संभाव प्रवृत्ति की हैं। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित भी चित्रकारी हैं, जैन धर्म से संबंधित भी चित्रकारी हैं, और जो हिंदू धर्म है उससे भी संबंधित है। तो एलोरा बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों से संबंधित है, अजंता मूलतः केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहला बात। दूसरा, अजंता की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की दोनों जो प्रमुख शाखाएं हैं, हीनयान और महायान, दोनों से संबंधित है। देखो, अजंता की गुफाओं के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये 2री शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू होगा, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, से लेकर 6ठी शताब्दी ईसवी सन तक की, 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की जो है यहां पे डेवलपमेंट हुआ है। तो जो प्रारंभिक निर्माण है, आप प्रारंभिक निर्माण जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में हुआ है, ये आपको सातवाहन काल से संबंधित है, और यह बेसिकली हीनयान जो बौद्ध धर्म का हीनयान पंथ है, हीनयान सेक्ट है, उससे संबंधित है। आगे चलकर जो 5वीं 6ठी शताब्दी में बेसिकली गुप्तन पीरियड और चालुक्यों के आसपास, चालुक्यों, गुप्तन पीरियड, वाकाटक और चालुक्यों के काल में जो निर्माण हुआ है वो महायान शाखा से संबंधित है। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा, जो पहला इसका पूरा टाइम पीरियड देखोगे तो कुछ जो यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, वहां से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक होता है। तो जो प्रारंभिक निर्माण है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों तक, वो आपको मूलतः सातवाहन काल से संबंधित उसको जोड़ा जाता है, और यह बेसिकली किससे संबंधित रहेगा? हीनयान से संबंधित। आगे चलकर जो 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो कि चालुक्यों से, गुप्तों से और चालुक्यों, गुप्तों और वाकाटकों से जोड़ा जाता है, वो महायान शाखा से संबंधित है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र मैत्रेय का प्रतिनिधित्व करता है। ये गलत है। जो बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र है ये अवलोकितेश्वर को इंगित करता है। ये जो है ये अवलोकितेश्वर को इंगित करता है। ये पद्म पानी जो है ये आपको करुणा के, बौद्ध धर्म में आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, बोधिसत्वों का कॉन्सेप्ट है। ये किस चीज को इंगित कर रहा है? बोधिसत्वों का कॉन्सेप्ट है। ये पद्म पानी जो है ये करुणा के, एकदम दया भाव से प्रेरित बोधिसत्व रहे हैं, वो ये जो है अवलोकितेश्वर को इंगित करता है। मैत्रेय जो है ये भावी बुद्ध माने गए हैं, मैत्रेय को इंगित नहीं करता है ये, ठीक है, मैत्रेय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मैत्रेय जो है ये भावी बुद्ध माने गए हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। चौथा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है इन चित्रों को वास्तविक फ्रेस्को नहीं माना जाता है क्योंकि इन्हें एक तैयार सतह पर बद्धकारी अभिकर्मक का उपयोग करके बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल, स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। और कई बार तो आप हिंदी ट्रांसलेशन से मे बी आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ होगा, तो आप इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ के भी आप इजीली इसको कर सकते थे। अब देखो, जो पेंटिंग की गई है अजंता में, इसको वास्तविक फ्रेस्को नहीं माना जाता। फ्रेस्को का, वास्तविक फ्रेस्को की गीली सतह पर, गीली मतलब जो रूफ है उस पर निर्माण हुआ, गीली सतह पर नहीं किया गया है। ये फ्रेस्को का एक प्रकार है टेम्पोरा, जिसको रियल फ्रेस्को नहीं माना जाता है, टेम्पोरा माना जाता है। टेम्पोरा की ये विशेषता होती है कि उसको पहले मतलब पेंटिंग करके एक पहले से स्थापित इस पे फिर उसको चिपकाया गया है, उससे संबंधित है। तो ये एकदम स्पेसिफिक नॉलेज पर आधारित मतलब स्टेटमेंट हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए था, तभी आप सही कर पाते, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ सवाल है, इसको हम आसान, और अगर आपको पिछला ध्यान रहा होगा, ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी कहा होगा, पिछले सालों के अनुभव में भी जब हमने चर्चा किया होगा, तो मैंने आपको बोला होगा कि जो
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसको हमें थोड़ा डिटेल में करना है। ये अजंता की जो गुफा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स, यूपीएससी में भी ट्रेंड रहा है, वो थोड़ा आपसे डीप नॉलेज पे भी सवाल पूछ सकता है। अजंता की गुफाओं के, अजंता एलोरा दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, आपको थोड़ा डिटेल नॉलेज रखना है। साथ ही साथ आप इसकी जो कुछ प्रमुख, अगर अजंता की गुफाओं की बात करें तो इसमें टोटल आपको 29 गुफाएं हैं, ठीक है। ये भी डिटेल आपने पढ़ा होगा, थोड़ा मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 29 गुफाएं हैं, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। अजंता मूलतः किससे है? बौद्ध धर्म से। एलोरा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है, ठीक। इन 29 गुफाओं में कुछ प्रमुख जो चित्र हैं उसको ध्यान रखिएगा। जो गुफा संख्या 1 है उसी में आपको पद्म पानी का चित्र है, ये वाला देखो, ये पद्म पानी का ही चित्र है। इसके अतिरिक्त मरणासन राजकुमारी, ये भी अजंता की पेंटिंग का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसके अलावा फ्लाइंग अप्सरा, ये भी जातक कथाओं का काफी विवरण दिखता है हमें इसमें। तो ये सब जो अजंता की गुफाएं हैं उसकी महत्वपूर्ण पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, इसको भी ध्यान में रखना है। स्पष्ट है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ समाज सुधारक, महिला समाज सुधारकों का नाम दिया गया है और उनके द्वारा स्थापित संगठनों की चर्चा की गई है। पहला है पंडिता रमाबाई, और ये आर्य महिला समाज, बिल्कुल सही बात है, पंडिता रमाबाई द्वारा ही आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में 1882 में की गई थी, ये बिल्कुल सही बात है, पुणे में की गई थी 1882 में, ठीक है। ध्यान में रखिए, एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में पंडिता रमाबाई की चर्चा होती है, एकदम से ध्यान रखना है। दूसरा है ताराबाई शिंदे, शारदा सदन, नहीं ये गलत है। शारदा सदन भी ना पंडिता रमाबाई से ही संबंधित है। शारदा सदन बेसिकली फोकस रहा था जो विधवा थी, विधवा महिलाओं के कल्याण पर फोकस रहा था। काफी विरोध भी इसके कारण पंडिता रमाबाई को झेलना पड़ा था। और इसका जो मूल स्थापना है वो आप देखोगे 1889 में बंबई के क्षेत्र में हुआ था। थोड़ा लोकेशन भी ध्यान में रखिएगा, ये बंबई में, आज का मुंबई उस समय का बंबई, और 1889 में हुआ था। ये जो ताराबाई शिंदे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक रही थी। ये ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबा फुले की क्लोज एसोसिएट, बहुत नजदीकी सहयोगी मानी जाती थी ताराबाई शिंदे, उनके साथ जुड़ी रही थी। इनके द्वारा एक पैम्फलेट प्रकाशित किया गया था, स्त्री पुरुष में तुलना, जिसके कारण ये काफी चर्चा में रही थी। लेकिन इनका शारदा सदन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला तो गलत है। तीसरा देखो, सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी भी एक महत्वपूर्ण महिला समाज सुधारक रही हैं और इनके द्वारा भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी। ये जो भारत स्त्री महामंडल है, भारत की पहली अखिल भारतीय महिला संगठन माना जाता है इसको, भारत का पहला अखिल भारतीय महिला संगठन माना जाता है। और इसकी स्थापना जो है 1910 में इलाहाबाद के क्षेत्र में हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये भी सही है। पूछा है आपसे कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, दूसरा छोड़ के पहला और तीसरा, तो विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। इसमें कुछ स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ में कुछ हिंट दिया गया और पूछा गया है किसके बारे में चर्चा है। 12वीं सदी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित, इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। जैसे ही एक लाइन पढ़ा, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, यहीं से आपका उत्तर आ जाना चाहिए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है। लगभग 74 एकड़ के आसपास ये फैला हुआ है। तो केवल इससे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, तो इसी से हम निकाल लेते ये आंसर, तो विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चीजें जो है उसको आपको साथ में ध्यान रखना है। कई बार कभी कभार आपको सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट टेम्पल के संबंध में, अंकोर वाट मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, और 3-4 स्टेटमेंट दे देगा। वहां से आपको ये सवाल को, इसमें जो सवाल में आपको कुछ जो कथन में दिया गया है बात, वो ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण
खमेर राज्य के, खमेर राजवंश के शासक रहे हैं सूर्यवर्मन द्वितीय, उनको क्रेडिट दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। खमेर राजा रहे थे, वर्तमान में यह कंबोडिया में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण जो है ये 12th सेंचुरी में हुआ था। ये जो सूर्यवर्मन रहे हैं इनका टाइम पीरियड 1113 से 1150 के आसपास माना जाता है, एडी के आसपास माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मूलतः जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित रहा है, आगे चलकर यह जो है बौद्ध धर्म के एक बौद्ध साइट के रूप में डेवलप हो गया, ठीक है। बट मूलतः जो इसका डेवलपमेंट है एक विष्णु मंदिर के रूप में हुआ, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित, रामायण व महाभारत के दृश्यों को दर्शाती है। साथ ही इसके 5 प्रमुख शिखर हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित मेरु पर्वत के प्रतीक हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सारी विशेषताएं जो है अंकोर वाट टेम्पल में है। ये वाली इमेज देखो, ये फ्रंट लुक बता रहा है अंकोर वाट टेम्पल का, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? एक चीज और आप ये ध्यान रखिएगा, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1993 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 है। यहां कुछ किताबों का नाम लिखा गया है और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन ज्योतिबा फुले की रचना है। गुलामगिरी, सोतचार्यासुड, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है ज्योतिबा फुले से संबंधित है। 19th सेंचुरी के एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में हम ज्योतिबा फुले की गणना करते हैं, ज्योतिबा फुले की चर्चा होती है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहते। लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी जिसके कारण थोड़ा विवाद भी उत्पन्न हुआ था, और उसके बाद यूपीएससी ने भी मुख्य परीक्षा में ज्योतिबा फुले के कंट्रीब्यूशन पे सवाल पूछ लिया। तो इस साल भी आप प्रीलिम्स के लिए भी आप इसको एक महत्वपूर्ण खंड मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं, गुलामगिरी, सोतचार्यासुड, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये तीनों जो है ज्योतिबा फुले से संबंधित है। सबसे पहली रचना 1773 में जो है गुलामगिरी की रचना होगी, ये काफी फेमस रहा है और सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है। इसमें जो जाति व्यवस्था या जाति आधारित जो भेदभाव है उसकी कड़ी आलोचना की गई है ज्योतिबा फुले द्वारा। दूसरी पुस्तक जो है वो 1881-82 में प्रकाशित हुई थी, और तीसरी पुस्तक जो आपको सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है, ये 1891 में ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। तीनों के तीनों मूलतः मराठी में लिखा गया है, भाषा भी ध्यान रखिएगा, मूलतः मराठी में, आगे इसका ट्रांसलेशन भी मिलता है, ठीक है। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। देखो यहां पे फिर से मैचिंग वाला सवाल है। इसमें कुछ अभिलेख दिए गए हैं, उनके शासक दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि इसमें से और साथ में विवरण भी दिया गया है, 3 कॉलम वाला दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कौन सा सही मैचिंग है। पहला है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, और इसमें शासक दिया गया है रुद्रदामन। बिल्कुल सही बात है, जूनागढ़ अभिलेख आज के गुजरात के क्षेत्र में है, और रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख माना जाता है। इसके संदर्भ में जो विवरण दिया गया है वो दिया गया है परिष्कृत संस्कृत में रचित आरंभिक भारत का पहला शाही अभिलेख। बिल्कुल सही बात है, भारत का पहला मतलब पहला संस्कृत अभिलेख माना जाता है इसको, ठीक है। रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है, ये इस पहली शताब्दी ईस्वी का है, ठीक है। 1st सेंचुरी एडी का आप इसको मान सकते हो, टाइम पीरियड इसका जो है 1st सेंचुरी एडी। किसका है भाई? शक शासक रुद्रदामन का, जूनागढ़ के क्षेत्र में है, और इसको पहला संस्कृत का अभिलेख माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे 2-3 चीजें और इसमें विवरण है। इसमें जो ये रुद्रदामन है ये विवरण देते हैं कि उन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, जो मौर्य काल से ही यहाँ पे इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए काम में प्रयोग आता था, ठीक है। तो पहला बात सिंचाई के संदर्भ में बात किया है, सुदर्शन झील के बारे में बात किया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक और चीज इसमें इन्होंने कहा है, इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो सुदर्शन झील है इसके जीर्णोद्धार में इन्होंने बिगार का प्रयोग नहीं किया है। बेगारी प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण देता है, हमें ध्यान रखना है, बेगारी प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है हमको इसी से,
ठीक है। बेगारी प्रथा क्या होता है? बिना पैसे के, बिना वेतन के श्रम लिया जाता है, अवैतनिक श्रम जो लिया जाता है लोगों से, एक राजा द्वारा, सामंतों द्वारा जो जबरन श्रम लिया जाता था बिना वेतन के, उसी को बेगार कहा गया। तो इसमें रुद्रदामन चर्चा करता है कि भैया उसने इस जो तालाब रहा है, सुदर्शन झील रहा है, इसके जीर्णोद्धार में बेगारी नहीं करवाया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर देखो दूसरा अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, और ये नागनिका का है। ये भी बिल्कुल सही बात है। एक जो आपको सातवाहन शासिका रही है नागनिका, इसी से संबंधित माना जाता है नाना घाट अभिलेख। ये वर्तमान महाराष्ट्र के नासिक के क्षेत्र में है। सातवाहन शासिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी मानी जाती है। इससे हमें दो तीन चीजें पता चलता है। एक तो सातवाहनों के बारे में प्रारंभिक जो अभिलेखीय जानकारी है वो इस नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। दूसरा ये पता चलता है कि चूंकि ये नागनिका महिला है तो सातवाहन शासन में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही थी। तीसरा, इसमें कई सारे वैदिक यज्ञों के बारे में भी जानकारी है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह के बारे में भी जानकारी है, जिससे सातवाहनों के धार्मिक विचारों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और चौथा ये जो कह रहा है आधुनिक प्रतीकों के से मिलते जुलते आरंभिक अंकों का उपयोग, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब 2, 5, 7 ऐसे जो आरंभिक नंबर है ना, उसका उससे मिलते जुलते सिंबल इसमें प्रयोग हुए हैं, वो दिखता है हमें। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है, एक यूनिक फीचर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा देखो कह रहा है बेसनगर स्तंभ अभिलेख, और ये कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय से और आरंभिक वैष्णव संप्रदाय का संदर्भ। देखो बेसनगर अभिलेख जो है वर्तमान, ये जो है आपको एमपी के विदिशा में, एमपी राज्य के विदिशा जिला में, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय से इसको कनेक्ट किया जाता है, लेकिन ये चंद्रगुप्त यहाँ पे किया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय से कनेक्ट नहीं है। ये हेलियोडोरस एक मतलब आपको इंडो ग्रीक शासक रहे हैं, उनका राजदूत आता है हेलियोडोरस, उससे जोड़ा जाता है। विदिशा का इसको कई बार गरुड़ स्तंभ भी बोल दिया जाता है, गरुड़ ध्वज भी बोल दिया जाता है, गरुड़ ध्वज स्तंभ। ठीक है, वैष्णव यह इंगित करता है कि इस काल में जो विदेशी थे, जो इंडो ग्रीक थे, उनका एक प्रकार से भारतीयकरण हो गया, वो हिंदू धर्म में या वैष्णव धर्म में वो सम्मिलित हो रहे हैं, उसका एक प्रमाण है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं है, ये हेलियोडोरस से जोड़ा जाता है इसका संबंध। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा कह रहा है आरंभिक वैष्णव संप्रदाय का संदर्भ, बिल्कुल सही बात। ये आपको 113 एडी के आसपास इसका माना जाता है, पहली शताब्दी ईस्वी का के आसपास का ये माना जाता है। ठीक है, तो इसको वैष्णव संप्रदाय से, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं बल्कि हेलियोडोरस से इसका संबंध जोड़ा जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 है, प्रश्न संख्या 66। ये आपको पूछा गया इसमें कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में एक लंबे अकाल के बाद एक प्रमुख जैन विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वर्तमान कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। यह घटना जैन धर्म के आरंभिक विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों से जुड़ी है। पूछा गया यहाँ किस जैन विद्वान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल है, आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, जब हम मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो एक प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। ठीक है, 12 वर्षों का अकाल था। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जैन साधु जो थे वो दक्षिण की ओर चले गए। जो ये भद्रबाहु हैं, इनके नेतृत्व में चूंकि अकाल हो गया तो इनका मानना था कि यहाँ पे जो जैन नियम है, जैन धर्म के नियम है, उनका सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाएगा। इसके कारण ये जो है दक्षिण की ओर चले जाते हैं श्रवणबेलगोला में। वापस जब अकाल समाप्त होता है तो ये लोग आते हैं मगध में, तो इनका विवाद हो जाता है। जो जैन संत मगध में रह गए थे उन पर ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने जैन धर्म के जो मान्यताएं हैं उनका अनुपालन सही से नहीं किया, और यहीं पे जैन धर्म का विभाजन होता है। जो भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? दक्षिण चले गए थे। इनके द्वारा और इनके शिष्य जो रहेंगे उनके द्वारा जो
जैन धर्म का सेक्ट अपनाया जाएगा, जो सख्ती से अनुपालन किया जाएगा, वो दिगंबर कहलाएंगे। और एक दूसरे जैन साधु होंगे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र जो कि मगध में ही रुक जाएंगे, इनके शिष्यों द्वारा जो अपनाया जाएगा उसको कहेंगे श्वेतांबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। सही उत्तर हमारा भद्रबाहु। पूछा है किसके साथ दक्षिण चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये कौन हो जाएगा आपको, भद्रबाहु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। यहां भी कुछ मैचिंग दिया गया है आपको, तीन मतलब सूचना, 3 कॉलम वाला मैचिंग है। कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट, पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, उनके संबंधित राज्य दिए गए हैं और उनका इंपॉर्टेंस बताया गया है कि इतिहास में वो क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है आदि चन्नालूर। आदि चन्नालूर के का मैचिंग राज्य दिया गया है आंध्र प्रदेश, और महत्व दिया गया है लोह युग महापाषाण कलश समाधि स्थल। ये गलत है। देखो, आदि चन्नालूर एक बहुत ही प्रसिद्ध आपको आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन यह आंध्र प्रदेश में नहीं होकर कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थुथुवुडी में एक जिला है थुथुवाडी, उससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। लेकिन जो इसके महत्व के संदर्भ में बात किया गया ये बिल्कुल सही है। यह एक महत्वपूर्ण, जब आप दक्षिण भारतीय इतिहास पढ़ते हो प्राचीन काल में, तो उसकी शुरुआत एक तरह से महापाषाण काल से मानी जाती है। बड़े बड़े पाषाण जो समाधि स्थलों पे बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं, तो उसी से कई महापाषाण स्थलों से हमें लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए। ये जो आपको आदि चन्नालूर है एक प्रमुख मतलब महापाषाण कालीन स्थल है जहां से लोहे का और कलश समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन राज्य सही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, राज्य तमिलनाडु होगा इसका। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है राखी गढ़ी हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा से स्थल है, बिल्कुल सही। हड़प्पा कालीन स्थल है, ये भी सही बात है। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह वर्तमान समय में अब जो अभी तक जो शोध हुए हैं उसमें राखी गढ़ी को हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल बताया गया है, सबसे विशाल स्थल बताया गया है राखी गढ़ी को। पूर्व में मोहनजोदड़ो को माना जा रहा था, अब जो है जो आधुनिक शोध आए, जो हाल के वर्षों के शोध आए, उसके अनुसार जो हरियाणा का राखी गढ़ी है वो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो कहा गया है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेतों वाला एक शिलालेख मिला है, ये गलत है। ये जो शिलालेख मिला है ये आपको गुजरात में एक स्थल है धौलावीरा, उससे मिला है। ठीक है, और एक चीज और, इसका लोकेशन जो है ये गुजरात है। धौलावीरा 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो ये जो शिलालेख मिला है जो हड़प्पन लिपि है उसके प्रमुख हड़प्पन लिपि के एक 10 बड़े मतलब आकार वाले एक शिलालेख का प्रमाण मिलता है, वो धौलावीरा से मिलता है। दूसरा, जल प्रबंधन के लिए भी धौलावीरा बहुत प्रसिद्ध रहा है। ठीक, उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा है चंपानेर, तो ये भी मैचिंग सही नहीं। तीसरा जो है चंपानेर, चंपानेर गुजरात में है और ये यूनेस्को का एक टेंटेटिव लिस्ट है, पावागढ़ पुरातत्विक उद्यान, वो इसी गुजरात के चंपानेर में ही है। केवल इन तीनों में यही सही मिलान है, तो सही उत्तर हमारा विकल्प ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहले में राज्य सही नहीं है क्योंकि आदि चन्नालूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, विकल्प में आपको आंध्र प्रदेश दिया गया है। और दूसरा जो है राखी गढ़ी हरियाणा में है, लेकिन राखी गढ़ी इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वो वहां से एक 10 बड़े अक्षरों के शिलालेख मिले, बल्कि इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पन साइट माना जाता है। क्लियर है? चंपानेर गुजरात में है, जो यूनेस्को एक टेंटेटिव लिस्ट से पावागढ़ वाला जो पुरातत्विक उद्यान है वो यहाँ पे है। अंतिम प्रश्न हमारे इस परिचर्चा का, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के बाद महात्मा गांधी ने यह गंभीर प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत स्वराज प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वे साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटेंगे। ठीक है, ये पूछा गया है कि किसके बाद महात्मा गांधी ने इस प्रकार की एक तरह से प्रण प्रतिज्ञा लिया था। तो देखो, इसका जो सही ये है, जब अभी हमने बात किया था 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। यहीं अपने साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए
दांडी की यात्रा पर निकलते हैं और यहीं उन्होंने घोषणा की थी कि वो तब तक वापस साबरमती नहीं लौटेंगे, साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे जब तक कि भारत को स्वराज नहीं प्राप्ति हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद कभी भी महात्मा गांधी को मौका नहीं मिला, गांधी जी वापस साबरमती नहीं लौट पाए, ठीक है, क्योंकि 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो उसके थोड़े ही समय बाद गांधी जी की हत्या हो जाती है। क्लियर है? तो ये वाला जो है ये संबंधित है नमक कानून तोड़ने से। नमक कानून तोड़ने के लिए ऐतिहासिक दांडी मार्च आरंभ, ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये प्रण लिया। देखो इस प्रकार के सवाल ना आपको पेपर में दिखते हैं, विशेष करके अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उसमें, 1885 से लेकर 1947 तक की घटनाएं, उसमें भी आपको कुछ घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एकदम से हॉट फेवरेट रहता है यूपीएससी का। एक तो 1905-6 की जो घटनाएं, बंग भंग आंदोलन, और उसके बाद जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ वो, फिर कुछ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो द्वितीय चरण है उसके बारे में ध्यान रखना है। 1919 से 21 के बीच में जो घटनाएं हुई खिलाफत और असहयोग की, उसको ध्यान में रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर जो आपको गोलमेज सम्मेलन तक की घटनाएं उसको, और 1940 से 42 तक की जो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक रहा, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में चीजों को ध्यान में रखना है, तथ्यों, छोटे छोटे तथ्यों को भी पर भी बारीक नजर रखनी है। लास्ट ईयर भी आप देखोगे इस तरह के, गांधी जी ने कब कहा कि वो राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, लास्ट ईयर पूछ लिया था इस तरह के स्टेटमेंट, या गांधी जी ने किस घटना के बाद कहा कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी। तो ये जो फेमस कोट्स रहे हैं, फेमस स्टेटमेंट रहे हैं गांधी जी के, उस पर आधारित सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो थोड़ा स्पेसिफिक जब आप सवालों को देखें, जब आप रिवीजन करें, तो इन घटनाओं को, ये जो 4-5 घटनाएं, लगभग हर साल एक ना एक सवाल इन 4 जो राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी घटनाएं वहां से सवाल पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो थोड़ा डिटेल में इसको देख लें। क्लियर है? ये था अनुभव 4 में इतिहास कला संस्कृति के प्रश्नों पर परिचर्चा। अगले खंड में हम इकोनॉमी पे परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।